ग्रीन प्लांट को अपना न्यूट्रिशन किसकी हेल्प से मिलता है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। वो अपना फूड खुद जनरेट करते हैं, इसलिए ये न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, लेकिन कई बार पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। हालांकि फोटोसिंथेसिस हमने इतनी जल्दी पढ़ तो लिया, एक रिएक्शन हो गई और थोड़ा बहुत लिख लिया, नहीं, ये लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक लाइफ रहेगी प्लांट की तब तक ये फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा। तो कितने स्टेप के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है? तो देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है, ये सन से क्या लेता है? लाइट, और उस लाइट एनर्जी को यूज करता है पहले। ठीक है, लाइट एनर्जी जो सन से मिल रही है पहले, सबसे पहले ग्रीन प्लांट उस चीज को एब्जॉर्ब करता है। तो अगला हेडिंग तुम्हें डालना है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मुश्किल से तीन स्टेप्स है, बस 3 या 4 स्टेप्स। स्टेप्स बोलो या इवेंट्स बोलो, मतलब कौन कौन से इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान किसी भी ग्रीन प्लांट के अंदर, मतलब फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। देखो, इवेंट बोलो या स्टेप्स बोलो, एक ही बात है। तो स्लैश करके अगर दोनों लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, सबसे पहला तो यही है, ये सन से आने वाली लाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। प्लांट अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सन से आने वाली, और किस हिस्से में एब्जॉर्ब की जाती है? क्लोरोफिल। और जब प्लांट को लाइट एनर्जी मिल जाती है, मतलब प्लांट के अंदर कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई है? लाइट एनर्जी। किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब कर ली गई है? क्लोरोफिल की हेल्प से। दूसरे स्टेप में उस लाइट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर देता है प्लांट? केमिकल एनर्जी में। लाइट से वो क्या बनाना शुरू कर देता है? केमिकल। ऐसे केमिकल जिसकी जरूरत प्लांट को होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और भी बहुत सारे। और इसी प्रोसेस के साथ साथ वाटर भी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? उसके तुम्हें मालूम है ना, वाटर के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? 2, H2O, हाइड्रोजन भी होती है पानी में और ऑक्सीजन भी होती है। तो जब उसके पास केमिकल एनर्जी आ जाती है ना प्लांट में, तो वो केमिकल एनर्जी की हेल्प से वाटर के दोनों कंपोनेंट अलग अलग करता है। हाइड्रोजन यूज कर लेता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है बाहर, जो कि हमें मिल जाती है। मतलब प्लांट सबसे पहले लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। वो उसके हाइड्रोजन अलग कर देता है, ऑक्सीजन अलग कर देता है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बिना एनर्जी के वो ये काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वाटर के साथ तो कर लिया। देखो, सनलाइट से लाइट एनर्जी यूज करी, और ये लाइट एनर्जी क्लोरोफिल की हेल्प से यूज करी। जब क्लोरोफिल के अंदर लाइट एनर्जी आ गई तो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा। उस एनर्जी का इस्तेमाल किस लिए करा? पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। अब बस एक ही कंपोनेंट बचा है पूरे प्रोसेस में, CO2, है ना। मैंने सारी चीजों का इस्तेमाल करवा दिया, सनलाइट भी इस्तेमाल कर ली, क्लोरोफिल भी इस्तेमाल कर ली, वाटर भी इस्तेमाल हो गया। अब बस एक ही चीज बचा है, CO2। CO2 से प्लांट बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कहने का मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस इवेंट पर आकर खत्म हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखो कितना आसान हो गया। एनवायरमेंट से सनलाइट लेगा क्लोरोफिल की हेल्प से, उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, ऑक्सीजन बाहर कर देगा, हाइड्रोजन खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बची बारी CO2 की। CO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में। तब जाके न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है ग्रीन प्लांट का। और जरूरी नहीं है ये प्रोसेस ग्रीन प्लांट में ही चले, कुछ ग्रीन एल्गी होती हैं या कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस काम करता है। तो देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। देखो, भले ही वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, लेकिन फूड बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट तो उन्हें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं ना। CO2 हम लोगों से मिल रही है, सोच रहे हो ना, CO2 तो हमसे मिली है उन्हें। तो देखो, एक तरीके से प्लांट भी दूसरों पर डिपेंड है, लेकिन वो नेचुरली अपना फूड खुद बना रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक है, बस इस सेंस में, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो अगला टाइप अब हमारा आ गया है हेटेरोट्रॉफिक। तो मैंने पहले बता दिया था, हेटेरोट्रॉफिक कहने का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल, कोई एनिमल ऐसा है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहता है, और बहुत से एनिमल ऐसे हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए मेनली किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पर। हेटेरोट्रॉफिक भी 3 तरह का होता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है हमारा होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोफाइटिक। ठीक है, इसको होलोजोइक भी कहते हैं।
तो देखो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहले मैं तुम्हें एक वर्ड का मतलब समझाता हूँ, सैप्रो। ये जो सैप्रो वर्ड है ना, सैप्रो का मतलब होता है रोटन। सैप्रो का मतलब क्या होता है? रोटन। और रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, सड़ा गला। मतलब इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना न्यूट्रिशन किन चीजों से लेते हैं? जो सड़ी जाती हैं, गल जाती हैं। तुमने देखा होगा कई बार ब्रेड के अंदर फफूंदी वगैरह लग जाती है, फंजाई लग जाती है। यानी कि फंजाई के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कई बार क्या होता है, लकड़ी भी जब सड़ने लगती है, लकड़ी देखिए, कई बार लकड़ी जब सड़ने लगती है तो उसके ऊपर ही फंजाई लग जाती है। ऐसा न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेड बॉडी, डेड बॉडी तो खैर नहीं देखी होगी, मतलब देखी होगी, सड़ी हुई नहीं देखी होगी। तो जब शरीर खत्म हो जाता है, अंदर के सेल्स डेड हो जाते हैं, काम करने बंद कर देते हैं, तो बॉडी सड़ने लगती है, उसके अंदर धीरे धीरे कीड़े वगैरह लग जाते हैं या फंगस लग जाती है। तो ऐसा न्यूट्रिशन, वहां से फंजाई अपना न्यूट्रिशन पूरा करती है, तो वो कहलाता है सैप्रोट्रॉफिक। तो सैप्रोट्रॉफिक कहने का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किन चीजों से पूरा करते हैं? रोटन, सड़ी हुई चीजों से। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी चीज उन्हें सड़ी गली, डेड डिके प्लांट मिल जाए, तुमने देखा होगा मिट्टी के अंदर भी कई बार ये चीजें हो जाती हैं, मिट्टी के ऊपर हरी हरी काई वगैरह गंदगी सी हो जाती है, सड़ने लगती हैं चीजें। ठीक है, तो वहां पर इस तरह का न्यूट्रिशन हमारा अप्लाई होता है, सैप्रोट्रॉफिक। मेनली अप्लाई होता है फंजाई में, मशरूम, मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स, फफूंदी वगैरह, वहां पर। अब अगला न्यूट्रिशन आ रहा है पैरासाइटिक। ये खतरनाक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं जिनमें खुद में क्षमता होती ही नहीं है फूड बनाने की। देखो नाम से पैरासाइट का ना दूसरे शब्दों में मतलब मैं बताऊं, देखो अभी मैं बताता हूं। पैरासाइट या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट को हम एक तरीके से चोर कहते हैं। मतलब ये लगा लो, मेहनत किसी और ने करी है, चुरा कर कोई और ले गया। यहाँ पर क्या होता है, फूड बनाने वाला ऑर्गेनिज्म अलग होता है और फूड को खाने वाला ऑर्गेनिज्म अलग होता है। जो फूड को खा लेता है ना, यूज कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको तो बोला जाता है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब चोर, बनाया उसने, मेहनत उसकी थी, पूरी जिंदगी कमाया उसने, चुराकर कोई और ले गया, खाने का काम कोई और कर रहा है। अब देखते हैं जो बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म इस फूड को बना रहा होता है वो होता है होस्ट। मतलब फूड को तैयार करने का काम, ऑब्टेन करने का काम होस्ट कर रहा है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने का काम, उसको खाने का काम कौन कर रहा है? पैरासाइट। मतलब पैरासाइट अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड है? होस्ट पर। पैरासाइट अपने न्यूट्रिशन किससे लेता है? होस्ट से। अब देखना ये कैसे काम करता है। खैर मैं इतना कुछ तो नहीं बता रहा पैरासाइटिक के बारे में, लेकिन तुमने प्लाज्मोडियम सुना होगा, मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, 9th क्लास में होता है, 11th क्लास की बायोलॉजी में भी होता है, 12th में भी होता है। ठीक है, 10th में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है? ये हमारे लीवर सेल में घुस जाता है मॉस्किटो के बाइट करने पर। तो जब लीवर सेल में घुस जाता है तो ये अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं लेता, ये एक मलेरियल पैरासाइट है, नाम ही इसका यही, मलेरियल पैरासाइट। तो ये अपना न्यूट्रिशन क्यों लेगा? पैरासाइट तो चोर होता है, हमेशा दूसरे का खजाना लेता है। तो ये क्या करता है, ये पूरा न्यूट्रिशन हमारे लीवर सेल से लेता रहता है, और जब इसका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है तो ये ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, खैर मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबी लाइफ साइकिल होती है इसकी, वो चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन ये हमारे लीवर सेल में घुसकर वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है, यानी कि लीवर सेल हमारा क्या हो गया? होस्ट। हम फूड बना रहे थे, लेकिन उस फूड का एक पार्ट कौन ले रहा था? पैरासाइट। पैरासाइट मतलब जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? होस्ट पर। और होस्ट कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो जाता है और एनिमल भी हो जाता है। पर जो पैरा वर्ड लगा हुआ है ना, पैरा का मतलब होता है अदर्स। मतलब ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, पैरा रहते हैं। ठीक है, और मेनली वो किस पर डिपेंड रहते हैं? होस्ट पर, कि होस्ट उन्हें बना कर देगा और हम खाएंगे। ठीक है, तो बनाने वाला कोई और है, मेहनत किसी और की हो रही है, लेकिन मजा कोई और ही ले रहा है। तो जो मजा लेता है उसे कहते हैं पैरासाइट, और जो मजा देता है उसे कहते हैं होस्ट। मतलब फूड कोई और सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन उस फूड को एब्जॉर्ब कोई और ही कर रहा है। ठीक है, तो होस्ट कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, क्योंकि जो पैरासाइट होता है ना वो किसी में भी घुस जाता है, प्लांट में भी घुस जाता है और एनिमल में भी घुस जाता है। तुमने देखा होगा कई बार सब्जी के अंदर से या किसी फल के अंदर से कीड़ा वगैरह निकलता है, तो वो कीड़ा क्या करता है? वो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लेता रहता है और अपने अंदर ग्रोथ करता रहता है।
मतलब प्लांट के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन बन रहा है ना, तो प्लांट का न्यूट्रिशन खुद लेता रहता है, वो एक पैरासाइटिक का जीवन जीता है। तो देखो फंजाई में मेनली तो सैप्रोट्रॉफिक होता है, लेकिन कुछ फंजाई ऐसी होती है खतरनाक, जो कौन से न्यूट्रिशन का सहारा लेती है, पैरासाइटिक। बैक्टीरिया तो बहुत होता है, बल्कि ज्यादातर पैरासाइटिक ही होता है। कुछ प्लांट्स भी होते हैं पैरासाइटिक, कुछ प्लांट्स भी होते हैं कसकटा, कटा, कसकटा, इसको नॉर्मली अमर बेल कहते हैं, अमर बेल। इसके अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। अब तुम सोचोगे प्लांट बताओ, प्लांट तो ज्यादातर न्यूट्रिशन अपना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। लेकिन ये ऐसा है, मैंने तुम्हें बताया भी था जब ऑटोट्रॉफिक चल रहा था, तो मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस उसी में काम करता है जो प्लांट ग्रीन होते हैं। तो ध्यान रखना, कसकटा ग्रीन प्लांट नहीं होता। अगर तुम इसकी इमेजेस देखोगे गूगल पर, तो ये तुम्हें ग्रीन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि होता ही नहीं है। इसलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस काम नहीं करता है, इसके अंदर काम करता है पैरासाइटिक। तो अब हमारा हेटेरोट्रॉफिक का लास्ट टाइप बचा है, जिसका नाम है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। तुमने सोचा होगा अभी तक दोनों में से हमने अपनी बातें तो करी नहीं, है ना, ह्यूमन बीइंग की बातें ना सैप्रोट्रॉफिक में आई ना पैरासाइटिक में आई, तो ह्यूमन बीइंग की बातें अब आएंगी। जो जितने भी हाईली डेवलप्ड मल्टी सेलुलर एनिमल है ना, उन सबके अंदर होलोफाइटिक होता है, जैसे कि फ्रॉग, मेंढक, डॉग, कैट, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग, पैरट, इन सबके अंदर सेम न्यूट्रिशन होता है, होलोफाइटिक। ये सबके सब हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। कंप्लीट प्रोसेस होता है डाइजेशन, कंप्लीट प्रोसेस होता है इजेशन, कंप्लीट प्रोसेस होता है इंजेशन। तो वो सब हमें पढ़ना है। होलोफाइटिक बोलते हैं इसको, या फिर होलोजोइक भी बोलते हैं। तो देखो मेनली ये जो न्यूट्रिशन होता है हाईली कॉम्प्लेक्स और ऐसे एनिमल्स में होता है जो काफी एडवांस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये अप्लाई होता है। कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस, कंप्लीट इजेशन, कंप्लीट एक्सक्रीशन, ये सब प्रोसेस यहाँ पर काम करते हैं। की बातें मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये हमें पूरा एक्सप्लेन करना है अब। और देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सबके अंदर एक्सप्लेन नहीं करना। एक तो तुम्हारी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि अमीबा अपना कैसे न्यूट्रिशन पूरा ले करता है, ठीक है, और एक्सप्लेन किया गया है हम लोगों के लिए कि ह्यूमन बीइंग कैसे पूरा करते हैं अपना न्यूट्रिशन। तो अमीबा का इतना लंबा नहीं है जितना लंबा ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन है। इंजेक्टेड मतलब जितना भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको हम पहले इंजेक्ट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा। अभी मैं प्रोसेस पढ़ा नहीं रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा ना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग तब मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैं रफली बता रहा हूं। माउथ के थ्रू हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, फिर अंदर जाके डाइजेशन शुरू होता है। तो और डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी उससे निकलती है, वो एनर्जी हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। बॉडी के हर एक पार्ट तक वो एनर्जी पहुंचाई जाती है विद द हेल्प ऑफ सेवरल ऑर्गन्स व्हिच एग्जिस्ट इन द बॉडी। कई सारे ऑर्गन की हेल्प से वो एनर्जी अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना, हाँ लेकिन करना जरूर है 10th क्लास में। ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर कंप्लीट समझाऊंगा भी, ठीक है। सबसे पहले हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो एनर्जी मिल रही है, उससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, उससे जो ग्लूकोज मिल रहा है, वो बॉडी के हर एक सेल तक क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। तब जाके बॉडी वर्क कर पाती है। अमीबा के अंदर भी यही काम करता है। हालांकि देखो अमीबा यूनिसेलुलर है, लेकिन वहां पर भी कौन सा न्यूट्रिशन अप्लाई होता है, होलोजोइक। तो ध्यान रखना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। यानी कि अभी तक मैंने तीनों के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म के नाम लिखवाए, हेटेरोट्रॉफिक के 3 टाइप पढ़ाए ना, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोफाइटिक, तीनों पढ़ाए। और तीनों के अंदर कितने सारे एग्जांपल आ गए, तीनों के टोटल। वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि वो कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। बेशक फंजाई सैप्रोट्रॉफिक फॉलो करती है, लेकिन सैप्रो भी तो किसका पार्ट है, हेटेरो का। बेशक फंजाई पैरासाइटिक फॉलो करती है, लेकिन पैरासाइटिक भी किसका पार्ट है, हेटेरो का। बेशक हम लोग होलोजोइक फॉलो करते हैं, लेकिन ये भी किसका पार्ट है, हेटेरोट्रॉफिक का। तो अल्टीमेटली हम कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक। इसलिए हमें क्या बोला जाता है, जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक फॉलो करता है उसे ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक फॉलो करता है उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। बात वही है। तो अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ऐसा तो है नहीं कि तुमने अमीबा के बारे में पहले कभी ना सुना हो, ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं सुना होगा कि अमीबा किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो वो सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो तुम देख पा रहे होंगे तुम्हारे न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर है ना, छोटा सा एक डायग्राम बना हुआ है 4 पार्ट के अंदर, ठीक है। कितने पार्ट के अंदर वो छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, 4 पार्ट के अंदर।
बोर्ड पे देखो जरा, वो डायग्राम कई बार पेपर में अब तक बनाने को और एक्सप्लेन करने को, वो डायग्राम अब तक पेपर में बनाने को और एक्सप्लेन करने को बहुत बार आ चुका है, समझे मेरी बात। अब जरा सुनो, अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, न्यूट्रिशन कैसे लेता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले वाला जो डायग्राम है ना तुम्हारा 4 पार्ट में डिवाइड है ना, यहां पर भी अमीबा बना हुआ है, यहां पर भी अमीबा बना हुआ है, यहां पर भी अमीबा बना हुआ है, यहां पर भी अमीबा बना हुआ है। ये अपना फूड 4 पार्ट में लेता है। देखो कैसे, सबसे पहले ये अपने फूड को ढूंढता है, मतलब कि ऑब्जर्व करता है कि कहां पर इसका फूड है। भाई सबसे पहले तो फूड ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद क्या है, उसके पास बाद है ना इसकी कुछ टेम्परेरी फिंगर होती है। मैं पूरा अमीबा तो नहीं बना सकता, सच बताऊं तो मैं इतनी जल्दी बना भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, मुझसे अमीबा ढंग से बन नहीं पाता है। वैसे तो मैं डायग्राम बना लेता हूं, लेकिन अमीबा मुझसे इतनी आसानी से बनता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले स्टेप के अंदर ये अपना फूड ढूंढने की कोशिश करता है। मुझे बताओ, सबसे पहले जब ये अपना फूड ढूंढेगा तो ढूंढने के बाद है ना अपनी ये 2 उंगली बाहर निकाल लेता है। अगर एक डायग्राम में ऐसे दिखा रखा होगा इस तरह से, ये जो 2 उंगलियां ये बाहर निकालता है ना, इन 2 उंगलियों को बोला जाता है टेम्परेरी फिंगर्स। इन 2 उंगलियों को क्या बोला जाता है, टेम्परेरी फिंगर्स। फिंगर का मतलब मालूम है ना, फिंगर का मतलब होता है उंगलियां, और टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ ही समय के लिए। बोर्ड पे देखो जरा, जब इसको पता चल जाता है ना कि बाहर मेरा फूड है, बाहर मेरा क्या है, भोजन है, तो ये अपनी फिंगर को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करता है, अपने उस फूड को पकड़ने की कोशिश करता है उंगली से। तो टेम्परेरी इसलिए बोला गया है क्योंकि जब ये अपना फूड लेने वाला होता है तभी ये अपनी फिंगर को बाहर निकालता है, अदरवाइज ये फिंगर कभी भी उसकी बाहर नहीं निकलती है, ये फिंगर उसकी बॉडी के अंदर ही रहती हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, टेम्परेरी। और ये जो टेम्परेरी फिंगर होती है, इन टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ तब करता है, इन टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वो तब करता है जब उसको अपना फूड क्या करना होता है, कैप्चर करना होता है। तो टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल करके, बोर्ड पे देखो जरा, मान लो ये है फूड का टुकड़ा, ये है फूड पार्टिकल, ठीक है। अब इस फूड पार्ट और ये है अमीबा, तो अमीबा क्या करता है, वैसे तो टेम्परेरी फिंगर इसकी अंदर रहती हैं, लेकिन जब इसको दिखाई देता है ना ये फूड, तो ये अपनी धीरे धीरे टेम्परेरी फिंगर को क्या करता है, उसकी तरफ घेरने की कोशिश करता है। तो ये उसको पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद धीरे धीरे इस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है और टेम्परेरी फिंगर क्लोज कर लेता है, और अंदर ही अंदर ये टेम्परेरी फिंगर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। देखो फूड अंदर आ चुका है अमीबा के, और टेम्परेरी फिंगर अंदर ही घुस गई। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल वो करके अपने फूड पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश करता है। क्या बोला मैंने, फूड पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश करता है। अब क्वेश्चन ये कि ये टेम्परेरी फिंगर क्या होती हैं, तो देखो टेम्परेरी फिंगर का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। तो बोर्ड पे देखो जरा, पहले स्टेप के अंदर ये क्या करता है, पहले स्टेप के अंदर ये फूड पार्टिकल को ढूंढता है। पहले स्टेप के अंदर क्या करता है, पहले स्टेप के अंदर अपने ये फूड पार्टिकल को अप्रोच करने की कोशिश करता है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, फाइंड करने की कोशिश करता है, फूड पार्टिकल के पास जाने की कोशिश करता है, फूड पार्टिकल को देखने की कोशिश करता है, फूड पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश करता है। ये सारे काम वो स्टेप 1 के अंदर करता है। अब जरा स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 के अंदर जब उसे फूड पार्टिकल दिख जाता है ना, तो वो अपनी टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल करके उसको घेर लेता है। जैसे लड़की को पिक्चर के अंदर 4-5 गुंडे मिलकर घेर लेते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे पिक्चर के अंदर 4-5 गुंडे मिलकर हीरोइन को घेर लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी फूड पार्टिकल को घेर लेता है। तीसरे स्टेप में उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है, तीसरे स्टेप में उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है, और चौथे स्टेप में फूड पार्टिकल खा चुका होता है, ये डाइजेस्ट हो जाता है। और जितना भी वेस्ट मटेरियल है, तुम्हें मालूम है डाइजेस्ट करने के बाद हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल रह जाता है ना, कुछ ना कुछ क्या रह जाता है, वेस्ट मटेरियल रह जाता है। तो उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो ये बेचारा भी और कोई निराली चीज तो है नहीं, ये भी बाहर कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि अमीबा अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है कितने स्टेजेस में, अमीबा अपना फूड लेने का काम, मतलब कि अपना न्यूट्रिशन लेने का काम कितने स्टेजेस में कंप्लीट करता है, 4 स्टेजेस में। बोर्ड पे देखो जरा, स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले अपने फूड को अप्रोच करना। स्टेप 2 क्या है, उसके चारों ओर स्यूडोपोडियो से उसको घेरना।
स्यूडोपोडिया से उसको घेरना। स्टेप 3 क्या है, फिर फूड पार्टिकल को अंदर ले लेना, फूड पार्टिकल को अंदर करना, बॉडी के अंदर करना। और स्टेप 4 क्या है, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेना, फूड पार्टिकल को क्या कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना। मुझे बताओ, जब कोई अमीबा अपना फूड अंदर लेता है तो तुरंत खा जाएगा? नहीं, तुरंत नहीं खाएगा। जब फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है ना, तो कुछ देर तक वो फूड पार्टिकल उसके किसके अंदर रखा रहता है, फूड वैक्यूल के अंदर रखा रहता है। किसमें रखा रहता है उसका ये फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल एक ऑर्गेनेल होती है, जब तक कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता नहीं है तब तक वो खाना उसके किसमें रखा रहता है, फूड वैक्यूल में रखा रहता है। ऐसे हमारे अंदर होता है, ऐसी हमारे अंदर होता है, ठीक है। तो हमारे अंदर भी ये फूड वैक्यूल काम करती है, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, सबके अंदर होती है ये, ठीक है। तो फूड वैक्यूल में खाना रखा रहता है। तो ये चारों स्टेप मिलकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, कौन, अमीबा। और इन चारों प्रोसेस को मिलाकर इसका एक नाम होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है, फेगोसाइटोसिस। तो कई बार पेपर में 1 नंबर में आया है कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन पूरा करने का नाम बताइए। तो अमीबा के अंदर जिस तरीके से वो न्यूट्रिशन पूरा करता है उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोला जाता है भाई फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस ये प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। मैंने तुम्हें अपनी तरफ से पूरी तरीके से समझा दिया, लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी दिक्कत आ गई होगी तो जरा ये 2 मिनट का एनिमेशन देखना, इससे तुम्हें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स वॉच इट। तो देखो, जो स्टेप मैंने बताए उसको जरा एनिमेशन के थ्रू समझते हैं, और भी ज्यादा आसानी से समझ में आने लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, ये हमारे सामने अमीबा है, और मैंने बताया था ये अपनी टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल करता है अपने फूड को कैप्चर करने के लिए अपने अंदर। तो देखो, अपनी ये 2 उंगली धीरे धीरे बाहर निकालने लगा। देखो, तुम देख सकते हो राइट हैंड साइड पर इसने 2 उंगली अपनी बाहर निकाली है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है, ये ग्रीन कलर का पार्टिकल और कुछ नहीं है, ये फूड पार्टिकल ही है जिसको ये अपने अंदर कैप्चर करने वाला है। तुम देख सकते हो ये ग्रीन कलर का पार्टिकल धीरे धीरे स्यूडोपोडिया इसकी तरफ आ रही है, और ये इस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा। तो ये बेसिकली अपना फूड ले रहा है, मतलब इस समय अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है। देखो, इसने फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया और चारों तरफ नीला नीला बन गया, इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये जो नीला नीला बना है, एक तरीके से इसको ऐसे समझो, जब तक फूड इसकी बॉडी में रहेगा तो ये फूड इसके इस नीले वाले पार्ट में रहेगा, मतलब कि फूड वैक्यूल में रहेगा। फूड वैक्यूल मतलब जब तक अमीबा इस फूड को खा नहीं लेगा तब तक ये फूड इसके वैक्यूल में पड़ा रहेगा। तुम्हें मालूम है ना, वैक्यूल एक ऑर्गेनेल होती है, जब तक हम खाने का इस्तेमाल कर नहीं लेते हैं तो वो खाना हमारे किस में रखा रहता है, वैक्यूल में रखा रहता है। हाँ, इस्तेमाल करने के बाद ये वैक्यूल हट जाता है, ठीक है, जब हम डाइजेस्ट कर लेते हैं इस फूड को। तो देखो, इसने फूड को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो यही कुछ होता है अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। तो अब ये धीरे धीरे अपने उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये अपने फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तुम देख सकते हो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा फूड पार्टिकल्स के जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, मतलब कि फूड को हमने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। हमने नहीं, मतलब अमीबा ने कर लिया है भाई, मैंने थोड़ी ना करा है। और बाकी का जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड है वो देखो इसने क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। जैसे हम लोग भी अनडाइजेस्ट बच जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका बचा कुचा मटेरियल बाहर कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं एनिमेशन देखने के बाद तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बोलना अलग बात होती है, सुनना अलग बात होती है, और देखना बिल्कुल ही अलग बात होती है। तुम्हें मालूम है ना, पिक्चर में जो दिखता है वो याद हो जाता है ना। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। देखो जरा, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई बार मैंने अपने एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। ये बच्चे इसको अक्सर करके आते हैं, 5 नंबर में आता है बोर्ड पे। देखो, 5 नंबर में अक्सर ये पूछा जाता है, तो तुम्हें ये छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, अमीबा जो ये न्यूट्रिशन पूरा करता है, ये कंप्लीट प्रोसेस इसके अंदर क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। शब्द का ध्यान रखना, कभी भूल जाओ। मुझे बताओ, अमीबा अपना न्यूट्रिशन कितने स्टेजेस में पूरा करता है? अभी अभी मैंने बताया था, अमीबा अपना न्यूट्रिशन कितने स्टेजेस में पूरा करता है, 4 स्टेजेस के अंदर। सबसे पहले स्टेज में वो फूड को खाता नहीं है,
सबसे पहले स्टेज में फूड को वो खाता नहीं है, अपने फूड को ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। स्टेज 2 में अब मुझे बताओ, उसने फूड पार्टिकल को अप्रोच करा, फूड पार्टिकल को अप्रोच करने के बाद उसे अपनी टेम्परेरी फिंगर से घेरने की कोशिश करता है। जैसे पिक्चरों के अंदर लड़की को कौन घेर लेते हैं, गुंडे लोग, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, स्टेज 3 में क्या है, देखो बोर्ड पे जरा। इसने अपने फूड पार्टिकल को घेर तो ये लिया है, ठीक है, इसने फूड पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा तो घेर लिया है ना, इसने फूड पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा घेर लिया है। अब ये अपने उस फूड पार्टिकल को ना निगलने की कोशिश करता है, अपने फूड पार्टिकल को क्या करने की कोशिश करेगा, निगलने की। निगलना मतलब गट कर लेना, अंदर कर लेना, हाजमा कर लेना, ठीक है। तो ये अपने फूड पार्टिकल को एनगल्फ करेगा तीसरे स्टेज में। अब चौथा स्टेज क्या है भाई, फूड पार्टिकल को इसने एनगल्फ तो कर लिया, फूड पार्टिकल को इसने एनगल्फ कर लिया, लेकिन मैंने बताया था जैसे ये फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है ना, अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, तो तुरंत फूड पार्टिकल को खाता नहीं है। कुछ समय तक वो फूड किसमें रखा रहता है, कुछ समय तक वो फूड वैक्यूल में रखा रहता है। तो फूड वैक्यूल बना लेता है ये अमीबा, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर फूड वैक्यूल के अंदर रख देता है इस पार्टिकल को। तो देखो कई बार है ना पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो न्यूट्रिशन इन अमीबा, एक्सप्लेन करो न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो तुम्हें क्या करना है, तुमको ये चारों स्टेजेस एक्सप्लेन कर देने, और जैसे मैंने डायग्राम बनवाया ना, पहले स्टेज के बाद पहला डायग्राम, दूसरे स्टेज के बाद दूसरा डायग्राम, तीसरे स्टेज के बाद तीसरा डायग्राम। तो ये चारों पांचों चीजें तुम्हें फर्स्ट क्लास कर देनी है जैसे मैंने नोट्स में करवाई है, और 5 नंबर तुम्हारे हुए, 5 नंबर तुम्हारे हुए। लेकिन अगर पेपर में 3 नंबर में आता है, अगर पेपर में क्या आता है, 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर में या तो तुम लिखकर एक्सप्लेन कर दो चारों स्टेजेस, 3 नंबर में या तो चारों स्टेजेस लिखकर एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, या फिर चारों स्टेजेस की क्या बना दो, डायग्राम बना दो, चारों स्टेजेस की क्या बना दो, डायग्राम बना दो। तो 3 नंबर में आएगा तो या तो डायग्राम बना देना या लिखकर बता देना, कोई एक काम कर देना। लेकिन अगर 5 नंबर में आए तो दोनों चीजें करनी है। तो मुझे बताओ, जैसे कि हम लोग हमारे बॉडी के अंदर भी खाने के बाद वेस्ट मटेरियल बन जाता है, खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या बन जाता है, वेस्ट मटेरियल बन जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। बताओ बॉडी के अंदर हम वेस्ट मटेरियल को रखते हैं या बाहर कर देते हैं? तो हर बच्चा यही बोलेगा कि हम अपनी बॉडी के अंदर का वेस्ट मटेरियल बाहर कर देते हैं ना। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देते हैं, तो क्या अमीबा भी अपना वेस्ट मटेरियल बाहर करेगा? हाँ, वो भी करेगा। क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन आता है कि वो अपना वेस्ट मटेरियल बाहर करने के लिए किस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताइए, ठीक है, किस ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करता है जिससे वो अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देता है, ठीक है, मतलब किसकी मदद से वो अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है। वेस्ट मटेरियल को बाहर करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्रीशन। तो क्वेश्चन यही है कि अमीबा अपना एक्सक्रीशन करता है, अमीबा अपना क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, मतलब अपना वेस्ट मटेरियल बाहर करता है। तो बाहर करने के लिए किस ऑर्गेनेल की जरूरत पड़ती है उसे, तो उस ऑर्गेनेल का नाम लिख लो, कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है इस ऑर्गेनेल का नाम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो वो इस ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी का सारा वेस्ट मटेरियल, इस ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर कर देता है। तो यहां पर कहानी खत्म हो जाती है अमीबा के न्यूट्रिशन की। अब जब अमीबा की कहानी खत्म तो किसकी कहानी आएगी, हमारी कहानी आएगी, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। किसकी बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। मुझे बताओ, हम अपनी बात करेंगे, उसके बाद ये न्यूट्रिशन का टॉपिक चलेगा इस चैप्टर में? नहीं, मतलब अगर हमने अपना न्यूट्रिशन समझ लिया, पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया, ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा न्यूट्रिशन का, और हमारा पहला लाइफ प्रोसेस खत्म। देखो जरा बोर्ड पे,
देखो ये जो डायग्राम है ना, देखो जरा डायग्राम के नीचे लिखा हुआ होगा एलिमेंट्री कैनल। अपने डायग्राम के नीचे देखो, अपने डायग्राम के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। अपने डायग्राम के नीचे लिखा होगा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। अगर तुमको ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन समझना है, अगर तुम ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन समझना चाहते हो तो तुम्हें ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बोर्ड पे देखना आप जरा। पहली बात तो ये है कि ये डायग्राम अब तक 2008 में, 2012 में, 16 में, 17 में और 18, 19 में कितनी कितनी बार एग्जाम में ये डायग्राम पूछा जा चुका है। अब जरा इधर देखो, देखो हम ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और न्यूट्रिशन हमारा किससे स्टार्ट होता है? फूड से। सारे न्यूट्रिशन की जड़ क्या है? फूड। मुझे बताओ एलिमेंट्री कैनल अपने डायग्राम में देखो, देखो सबसे पहले हमारा जो फूड होता है ना, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा हमारी जो शुरुआत होती है फूड की वो कहां से होती है? माउथ से होती है। सबसे पहले हम फूड लेने का काम कहां से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम फूड लेने का काम माउथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत हो जाती है। एलिमेंट्री कैनल की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। और कहां से हो जाती है? माउथ से। अपने डायग्राम में देखो, माउथ से ये एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत हो रही है, फिर बीच में एक पतली सी लाइन आ रही है, नीचे तक जा रही है वो। ये जो पतली सी लाइन होती है ना, ये जो पतली सी लाइन होती है इसे कहते हैं ईसोफेगस। ये जो पतली सी लाइन होती है, देखो बोर्ड पे, हम यहां से फूड लेते हैं, उसके बाद वो फूड नीचे जाता है। यहां पर है ना वो पतली सी लाइन होती है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये तो खैर टी शर्ट है, अंदर का थोड़ी ना दिखाई देगा, है ना। तो वो पतली सी जो लाइन होती है ना, वो पतली सी लाइन कहलाती है ईसोफेगस। बोर्ड पे देखो जरा, जब हम फूड ले रहे हैं तो वो फूड फिसलता हुआ वो फूड धीरे धीरे कहां पर जा रहा है? वो फूड धीरे धीरे फिसलता हुआ हमारे पेट में जाकर गिरता है। हमारे किस में जाकर गिरता है? पेट में जाकर गिरता है। मतलब वो फूड हमारे स्टमक में गिरता है। पेट बोलते हैं इसको सिंपल भाषा में, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्टमक। अब अपने डायग्राम में देखो, क्या तुमको अपने डायग्राम में स्टमक दिखाई देगी? देखो जरा, सबसे पहले फूड माउथ में, माउथ के बाद जब हमने उसको अच्छे से चबा लिया, चबाने के बाद वो फूड नीचे जाएगा ईसोफेगस के थ्रू, और फिर वो कहां पर जाकर गिरेगा? स्टमक के अंदर। अब स्टमक के बाद देखो, स्टमक के बाद देखो काफी सारी यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। क्या होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि छोटी आंत। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है छोटी आंत। छोटी आंत ये भी हमारे फूड के ऊपर डाइजेशन का काम करती है। तो देखो बोर्ड पे, तुमने माउथ से खाना लिया, ठीक है। माउथ से खाना लेने के बाद वो ईसोफेगस के थ्रू नीचे जाकर गिरा। वो किस में जाकर गिरा? वो खाना जाकर गिरा स्टमक के अंदर। वो खाना किसके अंदर गिरा? स्टमक के अंदर गिरा। अब स्टमक के बाद वो खाना किसके अंदर चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। देखो तुम सोच रहे होंगे स्टमक के अंदर फूड के साथ क्या होता है? माउथ क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? भाई ये खाना ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये ऑर्गन करते क्या है? मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया। मैंने अभी इन ऑर्गन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभी तो मैं तुम्हें फूड की जर्नी बता रहा हूं। बताओ फूड की जर्नी कहां से स्टार्ट होती है? फूड की जर्नी स्टार्ट होती है माउथ से। फिर वो खाना कहां पर जाता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस के थ्रू वो खाना कहां पर जाकर गिरता है? हमारे पेट में। पेट के बाद वो खाना कहां पर चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है ना थोड़ा बहुत खाना वेस्ट रह जाता है। थोड़ा बहुत खाना क्या रह जाता है? वेस्ट मटेरियल बन जाता है। तो वो वेस्ट मटेरियल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो व्हाट पे, हमारे पास दो आंतें होती हैं, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। दो इंटेस्टाइन होती हैं, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो वेस्ट मटेरियल वो खाना कहां पर चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद ये खाना रेक्टम के थ्रू, उसके बाद ये खाना रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को।
खाने की शुरुआत कहां पर हुई? माउथ। खाने की शुरुआत कहां से हुई? माउथ से। फिर उसी को ईसोफेगस में पहुंचाया गया। फिर वो खाना कहां पर आकर गिरा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वो कहां पर पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया, और जब वो सड़ गया या वेस्ट मटेरियल है उसको हमने बाहर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक नली चल रही थी, और वो नली चलते 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 वो नली कहां पर आकर खत्म होती है? रेक्टम पर। ध्यान से देखो, यहां पर एक पाइप है, उस पाइप में से पानी आया, पानी आते 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 स्टमक में पहुंचा। वो पानी आते आते कहां पर पहुंचा? वो पानी आते आते स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। वो पानी आते 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 उस पाइप में से कहां पर आया? रेक्टम में आ गया। और उस पानी को हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। उस पानी को हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो देखो, ये पूरी की पूरी एक ट्यूब होती है। पूरी की पूरी क्या होती है? एक ट्यूब होती है। इसी ट्यूब को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल। कैनल का क्या मतलब होता है? कैनल का मतलब इंग्लिश में होता है नहर। कैनल का क्या मतलब होता है? नहर। तो बताओ, ये एक तरीके की नहर हुई, इसमें से खाना बह बह कर खाना फिसल फिसल के खाना कहां पर आता है? धीरे धीरे हमारी बॉडी में आता है, और फिर वेस्ट मटेरियल बनकर बाहर चला जाता है। मुझे बताओ, क्या तुम्हें एलिमेंट्री कैनल के बारे में छोटी सी बात पता चली? एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत होती है माउथ से और खत्म होता है रेक्टम पर। और बीच में सारा का सारा ये जो हो रहा है, बीच में सारा का सारा ये जो हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस ही क्या है? हमारी बॉडी के अंदर होने वाला न्यूट्रिशन। ये बीच में ये जो हरकतें हो रही है ना, ये बीच की सारी हरकतें क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन। अब तुम कहोगे कि सर आपने बीच में तो कुछ बताया ही नहीं हमें कि स्टमक क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, लीवर क्या करता है, पैनक्रीज क्या करता है। इस डायग्राम में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो तो आपने बताई नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लीवर का क्या काम होता है, स्टमक का क्या काम होता है, ये ब्यूकल कैविटी क्या चीज है, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सारी चीजें। लेकिन अभी मैंने तुम्हें सिर्फ क्या समझाया है? मैंने अभी तुम्हें सिर्फ समझाया है एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल क्या हुई? एलिमेंट्री कैनल कहने का मतलब जिसकी शुरुआत होती है माउथ से और खत्म होता है रेक्टम पर। जिसकी शुरुआत किससे होती है? जिसकी शुरुआत होती है माउथ से और खत्म होता है रेक्टम पर। तो बताओ, ये कोई छोटी सी ट्यूब होती है या फिर काफी लंबी ट्यूब होती है? लंबी ट्यूब होती है भाई, पूरी बॉडी में फैल रही है। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तब जाकर रेक्टम पर खत्म होती है। अब तुम अपने डायग्राम के अंदर देख लो, ये ट्यूब ऊपर माउथ से स्टार्ट हो रही थी, और बिल्कुल डायग्राम के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? एनस लिखा हुआ है। अपने डायग्राम के नीचे देखो जरा, अपने डायग्राम के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। अपने डायग्राम के जरा नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। एनस दिखाई दे रहा है, या तो एनस दिखाई दे रहा होगा, या रेक्टम दिखाई दे रहा होगा। या तो एनस दिखाई दे रहा होगा, या रेक्टम दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो शुरुआत कहां से होती है? माउथ से, और खत्म कहां पर होता है? एनस पर। खत्म कहां पर होता है? एनस पर। ठीक है, तो क्या होती है एलिमेंट्री कैनल? एलिमेंट्री कैनल और कुछ नहीं, देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखवाऊंगा। एलिमेंट्री कैनल और कुछ नहीं, ये एक बहुत ही लंबी ट्यूब होती है। ये एक बहुत ही लंबी क्या होती है? ये एक बहुत ही लंबी ट्यूब होती है, जिसकी शुरुआत होती है माउथ से, है ना, जिसकी शुरुआत होती है माउथ से और खत्म होती है एनस पर। एनस मतलब रेक्टम, है ना, एनस मतलब रेक्टम।